Hi, Dr. Avinash here, and in this video, I am helping you out with a very frequently asked question, which is pre-systemic metabolism या first pass metabolism. जब हम कोई भी दवाई ओरली एडमिनिस्टर करेंगे, ये दवाई सबसे पहले जीआईटी में जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये दवाई एब्जॉर्ब होगी और सबसे पहले ये कहाँ पे जाने वाली है पता है? लिवर, अपने इंटेस्टाइन के सेल में। इंटेस्टाइन के वॉल के सेल्स के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स इस ड्रग के ऊपर काम करेंगे। फिर ये जाएगा पोर्टल वेन में से लिवर के पास। लिवर में ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर ही रहे थे पिछले वाले वीडियो में। लिवर और जीआईटी का एक्शन होने के बाद जो भी बचा कुचा ड्रग बॉडी में पहुंचता है वही एक्चुअली काम करने के लिए अवेलेबल है। ये जो ब्लड में जाने से पहले मेटाबॉलिज्म हुआ ना, उसी का नाम है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर आपको जीआईटी स्किप करना है, अगर आपको लिवर स्किप करना है, तो आपको सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल या पार एंट्रल रूट से ही ड्रग्स को देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आप उसको लंग्स में से भी भेज सकते हो। क्लियर? द प्रॉब्लम इज स्किन एक्चुअली एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के लिए नहीं बनाई गई, तो यहाँ पे थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सो लिमिटेड एक्सेस है। इतना ही नहीं, स्किन के सेल्स, लंग्स के सेल्स भी थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो ऐसा 100% आएगा बॉडी के अंदर ये एक्सपेक्ट मत करना, अनलेस आईवी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। सिर्फ इंट्रावीनस रूट में देयर इज़ नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी ड्रग जो है वो बाइल में एक्सक्रीट हो सकता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं हेपाटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो, द फ्रैक्शन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड ड्रग प्रिवेंटेड बाय द लिवर फ्रॉम रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। कितना दवाई, जितना तुमने दिया, समझो 500 mg दिया, उसमें से कितना दवाई लिवर ने ब्लड में जाने से रोका। दिस is given by the equation ER. ER is extraction ratio is equal to CL by liver. CL is clearance by liver divided by the hepatic blood flow. उसी लॉजिक से, ये भी मैथ्स है, डिटेल में जाओ मत। सिस्टमिक बायो अवेलेबिलिटी कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला F is equal to fractional absorption into I minus ER। अभी ये जस्ट बाय हार्ट कर लेना, फिर कभी अगर पीजी के लिए पढ़ना है तभी हम देख लेंगे। एट दिस पॉइंट इतना करके आगे बढ़ना है। कोई भी ड्रग जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है उसको हाई डोज में देना ज़रूरी है। क्लियर? नहीं तो वो लिवर को बाईपास करके ब्लड में आएगा ही नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने बोला एंजाइम्स इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हमने ये भी देखा कि एंजाइम सारे क्या अलग अलग होते हैं। तो देयर इज़ गोइंग टू बी डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर लिवर की कोई भी डिसीज़ हो गई तो ओरल बायो अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि लिवर अगर काम ही नहीं करेगा तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, है कि नहीं? एंड लास्टली, अगर कोई ड्रग, दूसरा वाला ड्रग compete कर रहा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे क्लोरप्रोमाजीन के साथ दिया प्रोप्रेनोलॉल, इन दोनों में कंपटीशन है, कौन जाके सबसे पहले एंजाइम को चिपकेगा। एंजाइम का नंबर तो रिलेटिव है ना, फिक्स्ड है। अभी कैसे होता है, हमारे बॉडी में समझो 100 एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं और मैं दूँ 500 mg ऑफ क्लोरप्रोमाजीन, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम क्लोरप्रोमाजीन पे काम करने के लिए अवेलेबल है। अगर मैंने दिया प्रोप्रेनोलॉल तो ये 100 मॉलिक्यूल्स प्रोप्रेनोलॉल पे काम करने के लिए अवेलेबल है। पर अगर मैंने दोनों साथ में दे दिए ड्रग्स, क्लोरप्रोमाजीन और प्रोप्रेनोलॉल, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स कितने क्लोरप्रोमाजीन को तोड़ेंगे?
कितने प्रोप्रानोलॉल को तोड़ेंगे? दोनों को तोड़ना पड़ेगा तो रिएक्शन थोड़ा कम ही होगा ना, तो बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एज अ शॉर्ट आंसर प्रिपेयर करना है। द नेक्स्ट extremely important answer from this chapter, surprisingly, is going to be a few definitions that you have to know. First order kinetics and zero order kinetics, ये definitions आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है? तो ये definitions अभी आपको करवा देता हूँ मैं। सिंपल है, अगर आपने ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया और ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते ही रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ गया, मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो क्लियरेंस कितना बॉडी में से निकला, फ्रैक्शन परसेंटेज कांस्टेंट है, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब अगर आपने 10 mg ड्रग दिया तो 2 mg डिस्ट्रॉय हो गया, 20 mg ड्रग दे दिया तो 4 mg डिस्ट्रॉय हो गया, 30 mg ड्रग दे दिया तो 6 mg ड्रग डिस्ट्रॉय हो गया, 50 mg ड्रग दे दिया तो 10 mg ड्रग डिस्ट्रॉय हो गया। ये जो फिक्स्ड रेशियो है, फिक्स्ड परसेंटेज है, जब भी वो बाहर निकलेगा बॉडी में से, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलेंगे। ज़्यादातर ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, बट ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नाम का भी एक काइनेटिक्स है जहाँ पे जितना डिस्ट्रॉय होना है ड्रग उतना कांस्टेंट रहता है, जैसे इथाइल अल्कोहल। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपने 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल पिया, 2 ग्राम इथाइल अल्कोहल निकल गया। अगर आपने 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल पिया तो 2 ग्राम निकल गया, 30 ग्राम पिया तो 2 ग्राम निकल गया, 40 ग्राम पिया तो 2 ग्राम निकल गया। फिक्स्ड अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड, कांस्टेंट अमाउंट, उसको हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन या माइकलिस मेंटेन एलिमिनेशन कहते हैं। अब कुछ ड्रग्स जो है वो ओरिजिनली फर्स्ट ऑर्डर में होती है, बट हायर डोसेस में ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जा सकती है। इसका एग्जाम्पल है फेनिटॉइन, टॉलब्यूटामाइड, थियोफाइलिन, वारफैरिन। इसको हम नॉन लीनियर एलिमिनेशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके MCQ के लिए एंड कभी कभी वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आप डायरेक्टली जंप मारने वाले हो एक आंसर जिसका नाम है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोलॉन्गिंग द ड्रग एक्शन। इसी कभी कभी ड्रग का काम कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए होता है और ऐसे दवाइयों को हमें बार बार देना पड़ेगा, जैसे इंसुलिन है। हर बार खाना खाओगे, हर बार इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये बहुत इनकन्वीनियंट है, पर अगर मैंने इंसुलिन का एक्शन 24 घंटे के लिए कर दिया समझो, तो दिन में एक बार ही इंसुलिन लेना पड़ेगा। प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्रग एक्शन कन्वीनियंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि पेशेंट को दिन में 4 बार, 3 बार, 5 बार, 8 बार दवाइयाँ लेनी है, पेशेंट के भूलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि पेशेंट को सुबह एक बार 9 बजे दवाई लेनी है, तो पेशेंट को हैबिट बनाना कितना इजी हो जाएगा ना। 9 बजे दवाई ले लो, कंप्लायंस बेटर हो जाता है कि नहीं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैंने कोई भी ड्रग प्रोलॉन्ग एक्शन वाला बनाया तो ब्लड में इसका लेवल काफ़ी कम फ्लक्चुएट होएगा। फ्लक्चुएशन नहीं हुआ तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, लो इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। एक बेटर राउंड द क्लॉक कंट्रोल रहने वाला है पेशेंट के ऊपर।
एंड लास्टली अब इमेजिन करो हर 4 घंटे में दवाई लेनी है, रात को 4 घंटे में उठ के कौन दवाई लेता है? अगर कोई 10 बजे सोए और आप बोलो नहीं रात को 2 बजे दवाई लेनी है, 3 बजे लेनी है, पेशेंट लेगा ही नहीं। जब आप ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग करते हो तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का ओवरनाइट स्लीप पैटर्न मेंटेन होने में अच्छा पड़ता है। अब ये मत सोचो कि हर एक दवाई को लॉन्ग एक्टिंग बना दो। अब सर दर्द की मेडिसिन है, सर दर्द गया ख़त्म बात ना, अभी उसको क्या लॉन्ग एक्टिंग बनाने का। या स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स है, पेशेंट को नींद नहीं आ रही थी, तुमने ड्रग दे दिया, अभी आ गई ना, अभी क्या लॉन्ग एक्टिंग करना है कि नहीं? तो सी टू इट दैट हर एक एरे गहरे ड्रग का एक्शन बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन था व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोलॉन्गिंग द ड्रग एक्शन। तो चलो हम मेथड्स देखते हैं। पहला मेथड देखेंगे एब्जॉर्प्शन साइट पे कैसे हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिले कर करके एक्शन प्रोलॉन्ग करें। एक एक करके ओरल वाला देखते हैं। ऐसा स्पेशल टैबलेट्स बनाया जा सकता है, इसका नाम है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स या स्पैनस्यूल कैप्सूल्स। ये जो मेडिसिन होते हैं ये स्पेशल कोटेड मेडिसिन होता है, इनके ऊपर रेजिन या प्लास्टिक मटेरियल का कोटिंग होता है। ये हम खाने के बाद जीआईटी में एक्टिव इंग्रेडिएंट को टेम्पोरली मतलब टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो थोड़ा सा प्लास्टिक अभी डिज़ोल्व होगा, थोड़ा सा प्लास्टिक 2 घंटे के बाद, थोड़ा सा प्लास्टिक 4 घंटे के बाद, इसी तरह से वो प्लास्टिक बनाया गया है या उसी तरह से वो रेजिन बनाया गया है। तो धीरे धीरे रिलीज़ होता है कि नहीं? कुछ कंट्रोल रिलीज टैबलेट आते हैं, ये वाला एक्चुअली कंट्रोल रिलीज टैबलेट का एक क्लासिकल एग्जांपल है। इसमें ना एक ये रेड वाला डॉटेड जो चीज़ है ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये प्रिपरेशन 4 से 8 घंटे तक बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि 8 घंटे के अंदर सारा खाना कोलोन में पहुंच जाता है। तो वो हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो, है कि नहीं? दूसरा होता है पारेंट्रल एब्जॉर्प्शन कैसे डिले करें, ड्रग को इनसॉल्युबल बना दो या ऑयली बना दो या पेलेट्स बना दो या उसको साइलिस्टिक बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स बना दो। इससे क्या होगा कि ऑयल इनसॉल्युबल ड्रग आसानी से ब्लड में जाएगा नहीं, और ब्लड में अगर जाएगा नहीं धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, तो एक्शन तो प्रोलॉन्ग होगा ना। अभी यही देख लो ना, अभी हम लोकल एनेस्थेटिक वाला चैप्टर देख रहे थे, उसमें एड्रेनालिन डालते हैं हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ। क्यों? क्योंकि वो ब्लड फ्लो स्लो डाउन करता है, तो एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है। वैसे ही कुछ करना है यहाँ पे। एंड फिर हमारे पास ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। अपना बैंडेड कैसे होता है वैसे आजकल तो निकोटिन के पैचेस आते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के पैचेस आते हैं, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट के पैचेस आते हैं। पैच लगा दो, दिन भर वो काम करेंगे। अच्छा, ऐसे भी ड्रग हम बना सकते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन को ज़्यादा बेटर बाइंड करे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ड्रग प्लाज्मा में ज़्यादा टाइम रहेगा, तो लॉन्गर एक्टिंग बन जाएगा। तीसरा हम जो कर सकते हैं वो है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करो। जैसे ईस्ट्राडायोल काफ़ी आसानी से ब्रेक डाउन होता है, पर इथनील ईस्ट्राडायोल लॉन्गर एक्टिंग है, तो हमने एक ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। या काफ़ी बार तो हम एक ऐसा दवाई दे सकते हैं जो एंजाइम को इनहिबिट करे। सो एलोप्यूरिनॉल दे दोगे तो 6-mercaptopurine या रिटोनाविर का डिग्रेडेशन घट जाएगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं। एंड लास्टली हम रीनल एक्सक्रीशन से रिटार्ड करवा सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस दे सकते हैं जो एक्सचेंज ऑफर में किडनी फेंक देगी पर ड्रग को नहीं फेंकेगी। एग्जाम्पल दूंगा तो शायद ज़्यादा समझें। पेनिसिलिन के साथ ना काफ़ी बार हम प्रोबेनासेड देते हैं। अब जब पेनिसिलिन किडनी में जाता है तो वो फिल्टर हो जाता है, प्रोबेनासेड फिल्टर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि पेनिसिलिन तो यूरिन में बाहर निकल जाएगा, नहीं होता है वैसे।
हमारा जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स है ना, वो ब्लड में का प्रोबेन एसिड फेंक देते हैं यूरिन में, और एक्सचेंज में जो यूरिन का पेनिसिलिन है ना, वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि ब्लड में पेनिसिलिन का लेवल ज़्यादा रहता है और उसके जगह पे प्रोबेन एसिड वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमारा ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इतना ही तो पढ़ना है आपको इस चैप्टर में से। सिंपल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशंस एंड चैप्टर नंबर 1 के कुछ आंसर्स जो आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे पास्ट ईयर्स के, वो आपको जर्नल से करने हैं, नॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो चैप्टर नंबर 1 अगर आप जर्नल से करोगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। दिस कंप्लीट्स योर यूनिट 1 ऑफ फार्माकोलॉजी। It is your job to go through this and let me know if you have any doubts. I will be more than happy to help you beta. Okay? Take care. Bye.